हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। और इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, महाभारत काल। और चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल शुरू करने से पहले वैदिक काल वैसे माना जाए तो आर्यों के आगमन के साथ ही शुरू माना जाता है, तो इसलिए हम लोग पहले आर्यों के बारे में देख लेते हैं। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया गया है, जो सर्वमान्य है। और हुआ क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इनके विघटन के बाद जो क्या थे, शासक वर्ग थे उस समय, वो छोटी छोटी शाखाओं में बट गए थे। तो ऐसे ही आर्य थे, वो 3 शाखाओं में बट गए थे। इनकी एक शाखा यूरोप में मिलती है, दूसरी ईरान में और तीसरी भारत में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में आकर बसे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेद। हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, हिंदू समाज में हिंदुओं का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या माना गया है? वेदों को माना गया है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि पदात्मक मंत्र से संबंधित है। इसमें क्या है? पदात्मक मंत्र। वेद क्या है? वेद मंत्रों का संकलन ही है। पदात्मक जो मंत्र दिए गए हैं वो ऋग्वेद में हैं, और जो गद्यात्मक मंत्र हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद जिसमें संगीतमय मंत्र दिए गए हैं, गायन से संबंधित है। और अथर्ववेद जिसमें कवितामय मंत्र दिए गए हैं, है ना। और इसके बाद इनके कुछ उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद के 4 भाग होते हैं। इन चारों भागों से मिलकर ही कोई वेद बनता है। तो चारों वेदों के 4 भाग हैं। तो ऋग्वेद के भी 4 भाग हैं। ऋग्वेद का संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों से मिलकर ही कोई वेद बनता है ना। तो हर वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता किसे कहा जाता है? संहिता जिसमें मंत्रों का संकलन हो। तो संहिता क्या हो गया? मंत्रों का संकलन। ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें गद्यमय भाग दिया होता है ना। और आरण्यक मतलब प्राचीन काल में जो अरण्य मतलब जंगल, अरण्य से लिया गया है सब। तो जंगलों में रहकर जो अध्ययन किया जाता था, तो उसको आरण्यक कहा गया है। और लास्ट है उपनिषद, इसको वेदांत भी कहा है। वेदों का सार किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। और संहिता, ऋग्वेद की संहिता को क्या बोलेंगे? ऋग्वेद संहिता। यजुर्वेद की संहिता को क्या बोलेंगे? यजुर्वेद संहिता। ऐसे ही सामवेद की संहिता को सामवेद संहिता, और अथर्ववेद की संहिता को अथर्ववेद संहिता बोलेंगे। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। और जैमिनीय ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण या आश्रय ब्राह्मण, ये किससे संबंधित है? यह सामवेद से संबंधित। और गौपथ ब्राह्मण वो है अथर्ववेद का। गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है।
इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऐत्रेय आरण्यक भी बोलते हैं, कौशिकी आरण्यक बोलते हैं, और यजुर्वेद के आरण्यक बृहदारण्यक बोलते हैं, और छांदोग का आरण्यक छांदोग्य आरण्यक। यजुर्वेद में वैसे 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी ये हम लोग बेसिक देख लेते हैं। और फिर है उपनिषद। अथर्ववेद में कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है ना। और फिर है उपनिषद। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद भी कई प्रकार के होते हैं, इनको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे प्राचीनता उपनिषद, या कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, कुछ कम इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे सब लोगों ने डिवाइड करके रखा है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो उपनिषद कौन कौन से होते हैं? ईश उपनिषद, ईश, केन, मांडुक्य, मांडुक्य, मुंडक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ये सारे उपनिषद होते हैं। तो आर्यों के आगमन के साथ ही वैदिक काल प्रारंभ होता है, और वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और आर्यों ने पंजाब में बसने के बाद ही अन्य जगह पर प्रवेश किया। तो पूछा जा सकता है सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? तो पंजाब। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे, उसके बाद कहीं और इन्होंने प्रवेश किया। और वैदिक काल में क्या मिलता है? यादवों का एक कबीला भी इस क्षेत्र में आकर बसा। और कालांतर में अत्रि, पारसर, भारद्वाज, भार्गव, ये सब ऋषि मुनि थे, ये भी आए। और उत्तर वैदिक सभ्यता है। उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, और इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, इसलिए मैंने आपको पहले वेदों के और ब्राह्मण के बारे में बता दिया था, क्योंकि आगे इसको आप समझने में आसानी होगी। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, और इसमें क्या कहा गया है? इस ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि विंध्याचल के घने जंगलों में निषाद जाति रहती थी। तो ऐसे क्वेश्चन आया है कि निषाद जाति का निवास स्थान कहाँ मिलता है, यह क्या माना जाता है? तो विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। अब है मनु के 10 पुत्रों में से एक थे कारुस। तो बघेलखंड की स्थापना किसकी मानी जाती है? माना जाता है बघेलखंड की स्थापना कारुस वंश ने ही की थी। कारुस या कोरुस ऐसे बोलते हैं इन्हें। कारुस वंश बघेलखंड से संबंधित है ना। तो बघेलखंड की स्थापना किसने की थी? कारुस वंश ने। अब है एल वंश। एल वंश क्या था? मनु की पुत्री थी ईला। ईला का विवाह सोम से हुआ, और उन्होंने एल वंश की स्थापना की। सोम, जिनको पूर्वा या पुरुखा, पुरुबा या पुरुखा के पुत्र, सोम, जिसको पुरुखा या पूर्वा बोलते हैं, के पुत्र आयु और अमावस हुए। तो सोम के पुत्र कौन हुए? आयु और अमावस। और सोम का शासन कहाँ था? बुंदेलखंड में। तो सोम के पुत्र कौन हुए? आयु और अमावस। सोम के पुत्र आयु और अमावस हुए, और सोम का शासन काल कहाँ माना जाता है? बुंदेलखंड में था। और आयु के पुत्र हुए यथार्थ, जिसने अपना साम्राज्य 5 पुत्रों में बांट दिया। इन्होंने अपने पुत्र यदु को चंबल, और बेत्रवती बेतवा, सुक्तिमती केन नदी घाटी क्षेत्र,
यदु के नाम पर यादव वंश स्थापित हुआ। तो यदु को इन्होंने क्या दिया? चंबल क्षेत्र, बेतवा क्षेत्र, सुक्तिमती, तो ये आदि क्षेत्र इन्होंने यदु को दिया। यदु के नाम पर ही यादव वंश बना। तो यदु यादव वंश की प्रजाति थी, है ना। यादव वंश को यदु बोलते हैं। इसके बाद आते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश जिन्हें राम के वंशज बोलते हैं। इक्ष्वाकु वंश कौन थे? इक्ष्वाकु राम के वंशज, है ना। राम के वंशज ही माना जाता है इन्हें। और मनु के पुत्र इक्ष्वाक के नाम पर इस वंश की स्थापना हुई। और इनका शासनकाल दंडकारण्य में था। दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ बस्तर प्रदेश आजकल हम लोग को देखने को मिलेगा, वहाँ पे उसको बोलते थे दंडकारण्य। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे मानधाता। तो हुआ क्या था कि अनूपपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र में नाग राजाओं का शासन था। और नाग राजाओं पर जब गंधर्वों ने आक्रमण किया तो नाग राजाओं ने इक्ष्वाकु वंशों से मदद मांगी। तो इक्ष्वाकु वंशों से मदद मांगी तो इक्ष्वाकु वंश के शासक उस समय थे मानधाता। मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नाग वंश की सहायता के लिए भेजा। तो पुरुकुत्स ने गंधर्वों को हरा दिया और नाग कन्या नर्मदा, जिसका नाम था रेवा, रेवा नर्मदा का पुराना नाम भी बोलते हैं, नदी का नाम रेवा भी बोलते हैं। क्यों पड़ा ये रेवा नाम? क्योंकि नाग कन्या रेवा से पुरुकुत्स ने विवाह किया और इसी के नाम पर उसका नाम रेवा पड़ गया। और इस वंश के मुचकुंद, इक्ष्वाकु वंश के ये शासक थे एक मुचकंद। मुचकंद ने ऋक्ष और परिपाता पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा घाटी के तट पर अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी बसाई। मानधाता नगरी ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम पूछ लिया तो मानधाता। तो ओमकारेश्वर को मानधाता भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया इक्ष्वाकु वंश। अब आते हैं हेहे वंश। हेहे वंश से यादव वंशों का वंशज। तो यादव वंशों को ही बोलते हैं हेहे वंश। तो यादव वंश के यदु के पौत्र हेहे, इसी के नाम पर इसका नाम हेहे वंश पड़ा। इस वंश के राजा थे राजा महिष्मत। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मती की स्थापना की। महिष्मती नगरी बसाई। और यादव हेहे वंश के ही कीर्तवीर अर्जुन या सहस्त्रबाहु, इन्हीं का नाम है प्रतापी शासक। यादव वंश के ही प्रतापी शासक कीर्तवीर अर्जुन ने कारकोट वंशी नागों, अयोध्या के पौरवराज त्रिशंकु, लंकेश्वर रावण को भी हराया। इसलिए इनका नाम सहस्त्रबाहु, बाहुबली इन्हीं को बोलते हैं, सहस्त्रबाहु पड़ गया। और कालांतर में गुर्जर देश के भार्गवों से उनकी हार हुई। मतलब आगे आने पर इनके वंशजों के गुर्जर भार्गवों से इनकी संघर्ष में उनकी हार हो गई, यादव वंश की हार हो गई। इसके बाद क्या है? हेहयों ने टुंडिकेर, दमोह, त्रिपुरी, जबलपुर को बोलते हैं, दर्शन, विदिशा को बोलते हैं, अनूप, निवाड़, अवंती जनपदों की स्थापना की। कीर्तिवीर अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने मालवा क्षेत्र पर राज किया। कीर्तिवीर के पुत्र हुए जयध्वज। इन्होंने कहाँ पे शासन किया? मालवा क्षेत्र पर। और जयध्वज का पुत्र तालझंग और उसका पुत्र अवंती हुआ। अवंती के नाम पर ही मालवा क्षेत्र का नाम अवंती पड़ा। तो ये हो गया इक्ष्वाकु वंश, हेहे वंश,
इसमें इतने पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं महाकाव्य काल। महाभारत रामायण काल में मध्य प्रदेश से मतलब क्या संबंध थे, इसमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, महाभारत कालीन और रामायण कालीन क्या साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो रामायण काल में जो दंडकारण्य और महाकांतार के जो घने वन थे वो रामायण काल में से संबंधित हैं। यहाँ पे विंध्य, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिण भाग, गुर्जर प्रदेश इसमें शामिल थे। और यदुवंशी राजा मधु इस क्षेत्र के शासक थे जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। तो दशरथ के समकालीन कौन से ऐसे यादव वंश के शासक थे जिन्होंने विंध्यकारण्य और सतपुड़ा क्षेत्र, यमुना क्षेत्र पर, यमुना का दक्षिण भाग या गुर्जर प्रदेश यहाँ पे शासन किया, है ना। तो कौन थे? मधु, राजा मधु, यदुवंशी राजा मधु। और माना जाता है कि भगवान राम का वनवास का कुछ समय दंडकारण्य में ही बीता। और राम के पुत्र कुश ये दक्षिण कौशल के ही राजा हुए, है ना। इसके बाद है राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दर्शन विदिशा पर शासन किया और उनकी राजधानी थी कुशावती। और यमुना से गोदावरी तक का पूरा क्षेत्र पूरा अयोध्या का भूभाग ये था, यमुना से लेकर गोदावरी तक। और रावण का राज्य कहाँ माना जाता है? अमरकंटक अथवा जबलपुर क्षेत्र। और मंदोदरी का मायका मंदसौर को माना जाता है। तो रावण का राज्य अमरकंटक या जबलपुर क्षेत्र को माना जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। और यह वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो तमसा या टॉन्स नदी, यह आश्रम कहाँ पर था? टॉन्स नदी पर। और ये टॉन्स नदी कहाँ मिलती है? तो टॉन्स नदी का उद्गम हमें मिलता है सतना से। सतना की मैहर में तमसा कुंड जलाशय से इसका उद्गम होता है और आगे आकर यह यमुना में मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई देख लेते हैं, 265 किलोमीटर। तो तमसा नदी के बारे में भी पढ़ लिया। और एक शहर है मऊ, वह तमसा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो तमसा नदी कैमूर श्रेणी के सतना जिले में तमसा कुंड जलाशय से इसका उद्गम होता है और आगे आने पर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 265 किलोमीटर है और मऊ तमसा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। रामायण कालीन तैतरा युग के बाद अब महाभारत काल में आता है द्वापर युग। तो महाभारत काल द्वापर युग में ही हुआ था। और इस काल में महाभारत के युद्ध में बुंदेलखंड और बघेलखंड ने पांडवों की मदद की थी। और उसमें कौन कौन से जनपद थे? तो वत्स जनपद, चेदी जनपद, काशी, दर्शान, मत्स्य जनपद, इन्होंने पांडवों की मदद की थी। और कौरवों की मदद की थी महिष्मती के राजा नील ने, अवंती ने, भोज और विदर्भ के निषाद राजाओं ने। तो निषाद राजाओं ने कौरवों की मदद की थी। और महाभारत के महिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताए गए हैं। ये महाभारत के समय के प्रमुख नगर हैं। तो आज के लिए इतना ही।